दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये कुंडली बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है कृति सेनन। तो बॉम्बे से हमारे पास जो है कुछ पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे। तो इनकी कुंडली भेजी थी किसी ने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है पढ़िए, तो हमने ये वेरीफाई भी करवाई, तो ये करेक्ट कुंडली है। ठीक। कृति सेनन बॉलीवुड की एक्ट्रेस। तो कृति सेनन की कुंडली है, तुला लग्न है और कन्या राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश शुक्र है द्विस्वभाव में, अष्टमेश का शुक्र द्विस्वभाव में है। ये तो हो गई मध्यायु। लग्न चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा दो स्वभाव में है, मध्यायु हो गई। तो कृति सेनन की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। ठीक है। अब इस पर राजयोग देखे जाए तो लग्नेश शुक्र भाग्य भाव में है और ये नीचाभिलाषी है। कन्या इसकी नीच राशि है और मिथुन में बैठा 3 राशि पीछे। लेकिन लग्नेश भाग्य भाव में है, इसलिए एक तो ये राजयोग देगा। तो एक राजयोग ये हो गया। पंचमेश का शनि तीसरे घर में बैठा है और तीसरी दृष्टि से पंचम घर को देख रहा है, इसलिए पंचम घर तो मजबूत है। लेकिन राजयोग नहीं बनाएगा। और भाग्येश बुध लाभ भाव में बैठा है, उच्चाभिलाषी है, कन्या इसकी उच्च राशि, सिंह राशि में बैठा है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। तो इस तरह से इसमें केवल एक ही मजबूत स्थिति है राजयोग की, लग्नेश भाग्य भाव में है शुक्र, है ना। तो एक तो ये स्थिति हो गई। और धन भाव का मालिक मंगल 7वें घर में बैठा है अपनी सुग्रही मेष राशि में। ये भी स्थिति ठीक है। धन भाव पे इसकी 8वीं दृष्टि जा रही, इसलिए धन भाव मजबूत है यहाँ पे। चतुर्थ भाव का मालिक शनि अपने से 12वें तीसरे घर में बैठा है, तो इसका कोई विशेष रोल नहीं है। राहु यहाँ चौथे घर में बैठा है, गुरु यहाँ 10वें घर में उच्च का बैठा है। तुला लग्न है, गुरु इसमें अकारक ग्रह होता है, फिर भी 10वें घर में उच्च का बैठा है, पराक्रम का मालिक है। और पराक्रम के घर में एक पंचमेश बैठा है। तो स्थिति ये गुरु की यहाँ पे तो ठीक है। और सूर्य लाभ भाव का मालिक है, यहाँ बैठा है, ये भी अपनी सिंह राशि है इसकी, सुग्रही, और ये उससे एक राशि पीछे कर्क में बैठा। सूर्य भी यहाँ मजबूत है, लेकिन ये केतु यहाँ डिस्टर्ब करेगा सूर्य को। सूर्य गुरु दोनों को डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 मंगल की नीच दृष्टि आ रही है 10वें घर पे, चौथी दृष्टि। 7वीं दृष्टि लग्न पे गई और
8वीं दृष्टि धन भाव के लिए ठीक है ये मंगल, और लग्न के लिए भी ठीक है, कोई वहाँ पर उतनी बड़ी समस्या नहीं है। और चंद्रमा पे देखो तो राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी, है ना, और शनि की 7, 8, 9, 10, शनि की भी यहाँ दृष्टि जा रही है 10वीं। तो इसलिए चंद्रमा 12वें घर में 10म घर का मालिक होकर के पीड़ित है ना, शनि से पीड़ित है और राहु से पीड़ित है। इस तरह की स्थिति जन्म कुंडली पे है। और चतुर्थ घर में 10म घर का मालिक चंद्रमा 12वें घर में है स्वभाव राशि में। तो इसकी पूरी जो जन्म कुंडली की गणना है वो ये बताती है कि भाग्य से तो ये बलवान है कुंडली। हाँ, तो ये ठीक है ना, भाग्य से ही काम मिलता है। हाँ, भाग्य से बलवान है, लेकिन संघर्ष बहुत है इनके कार्य क्षेत्र में। हाँ, ये तो है, कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष है। कारण ये है कि चंद्रमा प्रभावित है ना शनि राहु से 12वें घर में, तो ये एक तरह की समस्या देगा, मानसिक रूप से पीड़ा कर। अच्छा, है ना, उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है। पहले रहा हो, नहीं रहा होगा तो भविष्य में कोई दशा मिलेगी, तो उसमें आ सकती है ये पीड़ा। और दूसरी चीज है कर्म क्षेत्र का भी मालिक है ये चंद्रमा 12वें घर में बैठा है ना, तो पंचमें शनि है, राजयोग कारक है, इससे दृष्ट है तो ठीक है यहाँ शनि चंद्रमा। लेकिन राहु से जो दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि वहाँ गई 12वें घर पे, ये चंद्रमा को थोड़ा पीड़ा कारक की स्थिति में लाएगा। और मंगल की यहाँ 10म घर पे नीच दृष्टि जा रही है, तुला लग्न में मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश है, तो ये नीच दृष्टि यहाँ 10म घर को प्रभावित करेगी। तो 10म घर पे देखो तो यहाँ पे सूर्य बैठा, गुरु बैठा, ठीक है ना, ये पराक्रम के घर में शनि बैठा, तो ये क्या करेगा। और मंगल 7वें बैठा है, ये क्या करेगा। कभी तो इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होगी अपने वर्क के प्रति, काम के प्रति, है ना, और कभी एकदम से डल हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, एक तो ये चीज होगी। और चंद्रमा शनि राहु से प्रभावित है तो थोड़ी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति, ज्यादा चिंतित रहने की प्रवृत्ति, है ना। और चिंतित काहे को रहेंगी, 10म घर का मालिक है चंद्रमा, है ना, कर्क राशि है, तो इसका मतलब है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के ज्यादा इनके पास समस्याएं रहेंगी और उसी के कारण इनको चिंता रहेगी, हाँ, चिंता रहेगी और मानसिक कष्ट की स्थिति, डिप्रेशन जैसी स्थिति होने की संभावना बनती है। ये है कि इनकी जो भी ये फिल्में करती हैं, वो फिल्म तो चल जाती हैं, लेकिन इनका नाम नहीं होता ज्यादा। हाँ, तो फिल्में कहीं या तो दूसरे एक्टर की वजह से चल जाती हैं, या तो कुछ कारण। अब सफलता की जहाँ तक बात है तो 10म घर में सूर्य गुरु तो बैठा है, यहाँ पे मजबूत स्थिति है, लेकिन ये राहु यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है इसको, है ना। राहु कर्क राशि को 10म घर में देख रहा और चंद्रमा को भी देख रहा, तो ये राहु 2-3 चीजें कर सकता है। राहु मित्र के घर में बैठा 4थे घर में, ये क्या करेगा, कभी इनको अचानक से बहुत बड़ी सफलता दिला देगा किसी फिल्म में, और कभी ये डाउन कर देगा। ये तो होता है किसी फिल्म को, है ना, किसी फिल्म को ये फ्लॉप भी कर सकता है। तो ये उतार चढ़ाव की जो स्थिति इनके करियर की है वो है, और ये उतार चढ़ाव चूंकि लॉन्ग लाइफ है, इनके करियर भर चलता रहेगा। एक चीज इसमें थोड़ी ठीक ठाक हमें दिखती है, क्या कि 10म घर का मालिक चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, तो कभी फॉरेन, है ना, हॉलीवुड की मूवी, अच्छा, या कोई इंग्लिश मूवी में काम करने का कोई एक संयोग बन सकता है। वो चीज हो सकती है। और अच्छा, इसमें ये बनेगा क्या गुरु का पंच महापुरुष योग कर्क में, 10म घर में गुरु बैठा है, ठीक है ना, ये पंच महापुरुष योग तो देगा, हंस ना, हाँ, हंस नामक महापुरुष योग देगा। लेकिन हमने बताया है कि ये जो 5 पंच महापुरुष योग हैं, इनमें एक सबसे बड़ी चीज है, शर्त ये है कि ये बाधित नहीं होने चाहिए।
किसी मतलब पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो अब इसमें देखो तो मंगल से पीड़ित है, मंगल वहाँ नीच की दृष्टि जा रही, और राहु से भी पीड़ित है, ठीक है। केतु को हम छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि केतु में शुभता भी होती है। तो अगर ये राहु और मंगल दो पाप ग्रहों से ये गुरु पीड़ित है यहाँ पे, है ना, गुरु भी पीड़ित है और सूर्य भी पीड़ित है, ठीक है। अब गुरु को देखो तो गुरु तृतीय से और खष्ठे से ये दो समस्याएं देगा। अच्छा। एक तो पराक्रम को कभी बढ़ाएगा, कभी घटा देगा। अच्छा। दूसरी चीज है कि गुरु पे राहु मंगल की दृष्टि आ रही है, छठे घर का ये रोग का भी मालिक है, तो वो भी बढ़ा है। इनके भविष्य में इनको कभी एक्सीडेंट होने की स्थिति है ना, और सर्जरी की स्थिति। तो ये कब आएगी? इस समय गुरु महादशा स्टार्ट हुई है अभी गुरु की 2022 से, है ना, 38 तक चलेगी। हाँ, तो गुरु में जब राहु की अंतर्दशा आएगी या मंगल की आएगी, तो दो स्थितियां हो सकती हैं, है ना, रोग के मामले में कि चोट लगने का योग बन सकता है और सर्जरी की स्थिति आ सकती है। अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब इससे जो समझ में आई बात, हाँ, और एक चीज और भी, क्या, सूर्य यहाँ 10वें घर में है, मंगल, केतु और राहु तीन ग्रहों से ये पीड़ित है सूर्य, ठीक है। तो इनको रीढ़ की हड्डी की समस्या, है ना, पहले भविष्य में रही होगी और नहीं रही है तो किसी चोट के कारण, चोट लगने के कारण या ऐसे ही, है ना। तो ये हम बताएं क्या सिस्टम होता है? हाँ, कि रोग के कारण आपने जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री की कुंडलियां देखी, उसमें आपने कुछ कुंडलियों में ये बात बताई है कि इन एक्टर या एक्ट्रेसेस को रीढ़ की हड्डी की समस्या आ सकती है, और सबकी कुंडलियों में सूर्य पीड़ित हो रहा है, और ये सारे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत जबरदस्त वर्कआउट करते हैं, तो उसकी वजह से इनको कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस और ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक्सरसाइज करने वाले आदमी की कुंडली के अंदर अगर सूर्य वीक होगा तो वो हड्डियों पे जो है वो प्रभाव तुरंत डाल देगा। बिल्कुल डाल देगा, है ना। हाँ, सीधी सी बात है कि सूर्य अगर मजबूत नहीं होगा, और सूर्य चूंकि सफलता का कारक है ना, सूर्य संसार में सफलता का कारक माना गया। सूर्य आत्मा का भी कारक है, ठीक है। सूर्य लग्न का भी कारक ग्रह, ठीक है। तो शरीर प्रभावित होगा, जिसके कारण रोगों की उत्पत्ति होगी, उसके कारण मन और आत्मा दुखी रहेगी, है ना, और स्पाइनल कार्ड या हड्डियों में शिकायत है ना, दर्द की या कोई रोग की स्थिति बनने की स्थिति बनती है। अच्छा। तो वर्कआउट दरअसल होता ये है कि फिल्मों की डिमांड के अनुसार, है ना, शरीर को घटाते बढ़ाते रहते हैं। कभी वजन घटा दिया, कभी बढ़ा दिया। तो वो जो फ्लेक्चुएशन करते हैं ये लोग, एक्टर या एक्ट्रेस सिनेमा के, तो इसके कारण अगर सूर्य कहीं कमजोर है लग्न पे, कुंडली में, तो फिर उसमें पीड़ा निश्चित रूप से बनेगी, है ना। चीज होती है, यानी कि इससे ऐसे बचा जा सकता है कि अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता हो, तो उसको इस तरीके से मतलब जो है एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मदद की जा सकती है कि अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो उसको ये अगर सलाह मशवरा दी जाए कि तुम ऐसी फिल्में करो जिसमें शरीर को घटाना बढ़ाना कम हो। हाँ, कम हो। हाँ, इस बारे में मैं एक इंटरव्यू की बात बताऊं। क्या? अक्षय कुमार कहीं एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने उसमें देखा है। अच्छा। यूट्यूब पे। तो किसी ने कहा कि आप जैसे सलमान खान करते हैं ना, अपना वजन बढ़ा लेते हैं 30-30 किलो, आमिर खान भी बढ़ा लेते हैं। तो अगर आपको किसी ऐसी फिल्म का ऑफर मिले जिसमें 30 किलो वजन बढ़ाना हो, तो क्या आप करेंगे? मना कर। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा भाई देख 30 किलो वजन बढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं ऐसी फिल्मों को करने की बजाय 4 फिल्में और कर लूंगा। तो वो चीज होती है। तो इसको कहते समझदार आदमी। अब उनको कुछ पता होगा अपनी बॉडी की फिटनेस के बारे में, है ना।
अच्छा, ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजी से हाँ, मदद भी ली, मदद ली हो, है ना? तो किसी ने बताया हो कि आप ज्यादा वेट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हाँ। आपकी बॉडी को नुकसान होगा। मतलब आप देखिए कि एस्ट्रोलॉजी कितनी पावरफुल साइंस है। हाँ। ये कैसे मदद कर सकती है इंसान के जीवन को सही करने में। तो हमारे हिसाब से तो ये है कि एक नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइज जैसे सब करते हैं की जाती है, वैसे करनी चाहिए। हाँ। ओवर एक्सरसाइज, देखो ओवर किसी भी चीज, अधिकता किसी भी चीज की होगी वो बुरी होगी, नुकसान तो करेगी। तो अगर अधिक मात्रा में एक्सरसाइज की जाएगी तो उसका दुष्परिणाम तो शरीर को भोगने पड़ेगा, है ना? तो वो चीज है। और इसमें एक चीज और क्लियर हो गई कि जैसे गुरु इस कुंडली के अंदर हंस का योग बना रहा है, लेकिन वो कोई खास काम नहीं करेगा। हाँ, वो काम इसलिए नहीं कर पा रहा कि राहु मंगल और से 2 ग्रहों से ये पीड़ित है, और अकारक ग्रह है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो पुराना एक फॉर्मूला है पंच महापुरुष का, कि पंच महापुरुष जो है वो तब अच्छा काम करता है जब वो ग्रह जो पंच महापुरुष बना रहा हो वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो। हाँ, वो भी है। हाँ। और हाँ, है ना, वो तो चीज है ही है। हाँ। त्रिकोण का स्वामी अगर हो, हाँ, है ना, हाँ, ये जो पंच महापुरुष के ग्रह हैं, हाँ, और केंद्र में आ जाए उच्च के, हाँ, तो एक तो वो है ही है। दूसरी चीज है कि पंच महापुरुष सब राजयोगों में सबसे बड़ा माना जाता है, बड़ा होता है ना? तो उनकी शुद्धता बहुत जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि कुंडली में कहीं भी कोई पंच महापुरुष दिख रहा है तो वो काम कर ही देगा। नहीं, वो पूरा काम तो कतई नहीं करेगा, है ना? हाँ, वो करेगा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम हो जाएगी अगर वो पाप ग्रह से पीड़ित। तो अगर इतनी बारीक कैलकुलेशन नहीं देखी जाएगी तो एस्ट्रोलॉजर पूरा ढंग से जो है उसको फिर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये इस तरह की स्थिति इसमें है। बाकी कैरियर चलता रहेगा, कैरियर में कहीं कोई संदेह नहीं है हमें कि कैरियर कहीं रुकेगा, है ना? तो कैरियर चलता रहेगा। राहु ये इनको कभी बहुत अधिक सफलता देगा, कभी थोड़ा डाउन कर देगा। अच्छा देखिए, एक चीज होती है, हमको ये बड़ा अच्छा लगता है बताते वीडियोस में, फिल्म में जो हम लोग बनाते हैं, इसमें ये बात हमको कहते बहुत अच्छी लगती है कि एक भी कुंडली ऐसी नहीं आती है कि जिसमें राजयोग ना हो और आदमी सफल हो जाए। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा कहाँ होता है? मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये साइंस के जो कुछ फैक्ट हैं वो एकदम वैसे हैं जैसे ग्रेविटी अपने आप में एक फैक्ट है ना, कि अगर ऊपर से कोई सामान छोड़ा जाएगा तो वो नीचे आएगा। बिल्कुल। तो वैसे ही इस एस्ट्रोलॉजी में राजयोग जो है ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्टर है ना? हाँ, बिना राजयोग के जीवन में सफलता, बड़ी सफलता मिलने का, है ना, कोई चांस नहीं होता। और इंसान के पास इंफॉर्मेशन कितनी ही हो, वो टैलेंटेड कितना ही क्यों ना हो, हाँ, लेकिन अगर राजयोग नहीं कुंडली में तो सफल नहीं हो पाएगा। नहीं, टैलेंट हर जगह पर काम नहीं करता, है ना? हाँ, कर्म ठीक है, कर्म तो काम करता है, लेकिन उसके साथ राजयोग भी चाहिए। तभी और शरीर की भी शुद्धता उसी हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा खान पान, अच्छा वो तो होता है ना, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह। नहीं, खान पान के मामले में तो जितने भी एक्टर या ये सावधान रहते हैं। हम आपको एक चीज बताएं, कुछ एक्टर ऐसे हैं, जैसे क्या होता है कि हम लोग का जो खान पान का जो समस्या है मिडिल क्लास में, वो ज्यादातर क्या है, टीवी के एड की वजह से खराब हो गई। हाँ, कि टीवी में जो है हमने एक चीज देखी, और ये बात इस वजह से नहीं है कि हम इस चैनल पे जो है एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, देशी घी को आपने देखा होगा ना, ये बात इस वजह से है कि 1980s के आसपास में जो ये था ना रिफाइंड ऑयल, तो बड़ी कंपनियों ने रिफाइंड ऑयल के मार्केट बनाने के लिए देशी घी को बहुत बदनाम किया। उन्होंने बताया कि इससे हार्ट के ये स्ट्रोक हो जाते हैं, वो हो जाता है। जबकि चरक संहिता जो किताब है उसमें महर्षि चरक कहते हैं कि देशी घी और सरसों का तेल ये दो अपने आप में सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ हैं। हाँ, तो ये तो वैदिक काल से है ना, ये तो वैदिक काल से चला आ रहा है। इसी के कारण लोग स्वस्थ रहते थे, हाँ, दीर्घायु होती थी। तो वो तो चीज ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी कृति सेनन की जन्म कुंडली मेरे हिसाब से वगैरह है, ये सब गुरु की महादशा बढ़िया है, 22 से 38 तक है नहीं? हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है पंच महापुरुष में से, तो ये कम देगा सफलता, लेकिन अच्छी सफलता देगा। हाँ, वो अपने भर का तो अपना ठीक ठाक कर ही देगा ही। ठीक है। हाँ, चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें।
महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी। एक बार स्वाद लेके देखिए, इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम बिनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन ए, ई, के, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋडम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ। जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं।